जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी और हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी। ये हमारा क्लास दूसरा है वर्तनी का। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जो बेसिक वीडियो था, ये कहा जाए कि वर्तनी का बेसिक वीडियो था। आज हम उसका अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण का संयुक्त रूप। ठीक है, अब ये संयुक्त रूप क्या होता है ये देखिए। आपको पता है कि हम व्यंजन पढ़ रहे थे, उस समय बताए थे कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं या फिर व्यंजन स्वतः ही आधे होते हैं, है ना। लेकिन कभी आधे होते हैं, जैसे ये क हो गया। क ये आधा रूप है। क का पूरा रूप क्या है, ये क। उसी प्रकार ग, ग का आधा रूप ग है और ये होता है हमारा ग का पूरा रूप, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन क को कभी कभी हम जब शब्द में उपयोग करते हैं तो क आधा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या हम क को कुछ इस प्रकार, सॉरी, आधा क ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ग ये आधा भी है और ग को हम आधा कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं, है ना, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको संयुक्त रूप से मिलाकर लिख दिया जाता है आधा। जैसे ये देखिए, जैसे द है ना, इस द को कभी कभी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस द के साथ कभी कभी आने वाले शब्दों को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे ये देखिए, द और ध, है ना, ये संयुक्त रूप हो गए। कभी कभी द और भ को जोड़ दिया जा सकता है, या कभी कभी द और व को जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त रूप। ठीक है, अब समझते हैं। आधे वर्ण व्यंजन को जब दूसरे व्यंजन के साथ लिखते समय हमको कुछ सावधानियां रखनी होती है। ठीक है, आधे वर्ण या फिर व्यंजन को जब दूसरे व्यंजन के साथ लिखते हैं तो लिखते समय हमको कुछ सावधानियां रखनी होती है। वही हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, इन इन आधे वर्णों को जोड़कर लिखा जाता है जिसमें भूल होती है। यही हमारा, देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्तनी, और वर्तनी का मतलब है कि आपको गलती नहीं करना है उच्चारण या फिर लिखते समय। ठीक है, तो यही आधे वर्ण को लिखते समय या फिर उच्चारण करते समय हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ है जो हमको लिखते और लिखते समय ये गलती हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, कुछ को दोनों प्रकार से लिखते हैं, कुछ को एक प्रकार से। जैसे ये लिखिए, हमारा प्रचलित रूप है गंगा। ये हम गंगा ऐसे लिखते हैं, लेकिन याद रखिए गंगा कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। वैसे आगे जब पंचमाक्षर पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से लिख पढ़ेंगे, है ना, कि गंगा को ऐसे क्यों लिखा गया, या फिर द्वारा को ऐसे कैसे लिखा गया। ठीक है, द्वारा को ऐसे कैसे लिख दिया गया। अब देखिए ये द्वारा है ना, ये हमारा द का संयुक्त रूप है। याद रखिए, देखिए अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये वही है, द का संयुक्त रूप है। लेकिन द को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस द्वारा को और कैसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा द आधा, ये वाह और ये रा। क्या ये भी द्वारा लिखा है ना, क्या ये भी द्वारा लिखा गया है, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मानक रूप नहीं है। आपके उच्चारण के हिसाब से सही लिखा गया है, द्वारा सही लिखा गया है, लेकिन ये मानक रूप नहीं है। चाहे तो ऐसा भी द्वारा हम लिख सकते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में या फिर व्यापक रूप से द्वारा हम इस प्रकार से ही लिखते हैं। वही हम समझेंगे कि इस द को किस प्रकार इस व के साथ जोड़ा गया, उसी को हम बोलते हैं संयुक्त रूप, है ना। इसको ऐसा ना लिख के इसको हम द को व के साथ जोड़ दिए, इसी को हम बोलेंगे संयुक्त रूप। चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, वो सही है। जैसे हमने यहाँ लिखा है शुद्ध। ठीक है, ये शुद्ध, शुद्ध लिखा है। ठीक है, शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध। अब इसमें याद कीजिए, आपके शुद्ध जब बोल रहे हैं तो लास्ट में द आ रहा है कि ध आ रहा है। जब हम शुद्ध बोल रहे हैं तो लास्ट में द आ रहा है कि ध आ रहा है। तो लास्ट में हमारा आ रहा है ध। इसका मतलब जो है वो द जो है बीच में है, और जो ध है ना, वो लास्ट में। ये हो गया शुद्ध। तो इस प्रकार से भी शुद्ध लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी शुद्ध लिखा जा सकता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार इस द को ध के साथ, व के साथ, हम ना य के साथ और द के साथ, म के साथ, ध के साथ, किस प्रकार ऐसे उसको जोड़कर लिख सकते हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे इसके संयुक्त रूप में। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है ये भी देख लीजिएगा, है ना। संयुक्त रूप से जब क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये इसका उचित मानक रूप क्या है। और सबसे पहली बात पूछा जाएगा कि जो हम द लिख रहे हैं, है ना, ये आधा है कि पूरा है। वर्ण में जैसे हमने यहाँ लिख दिया था, द्वारा लिखा था ना यहाँ पे,
ये हमने द्वारा लिखा। यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि ये द आधा है कि व आधा है। देखिए, इन दोनों में से कोई एक आधा है, एक पूरा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आधा है और एक पूरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है। अब यदि हम इसको खोल के लिखेंगे तभी पता चल पाएगा कि आधा है कि पूरा कौन सा है। तो यदि हम इसको लिखेंगे, द आधा हो गया, ये हुआ तो पूरा है। और देखिए यार, अब इसमें बताइए, द के इस संयुक्त रूप में आधा कौन है? आधा है पूरे द। ठीक है, द के इस संयुक्त रूप में आधा है द, व पूरा है, रा पूरा है। तो यहाँ हमने क्या क्या लिखा है, ये देखिए, ये द और ध लिखा है, यहाँ पे द है, यहाँ पे है द और भ, और द और म। ठीक है, तो याद रखिएगा, द यहाँ पे सभी के साथ आधा रहेगा। ठीक है, द यहाँ पे सभी के साथ आधा रहेगा। यदि हम अभी इसको छोटे से ट्रिक के साथ हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार ये द आधा है और वो क्यों आधा है, और आप कैसे एक क्षण में देख के बता पाएंगे कि द आधा है कि ध आधा है। ठीक है, द आधा या ध आधा। देखिए ये लिखा है ना, तो इसके साथ हमारा द है प्लस य है। ठीक है, तो ये हो गया द्य। ठीक है, हम ये हो गया हमारा द्य। जैसे हम लिखते हैं ना विद्या लिखते हैं, वैसे लिखते हैं ना विद्या, ये विद्या लिखते हैं। तो यही है ये। ठीक है, अगर विद्या को हम लिखें तो और कैसे लिख सकते हैं? विद्या को अगर हम लिखना चाहें तो यदि इस ध के संयुक्त रूप को अलग करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये वी तो सेम रहेगा, मैं द को आधा लिख देता हूं, और ये या, ये हो गया विद्या। ठीक है, ये हो गया विद्या। ये सही है क्योंकि मानक रूप यही है, इसलिए हमको यही सही लगता है। लेकिन विद्या ऐसा भी लिखा जाता है। इसका मतलब देखिए, किसके नीचे हलंत है? या में हलंत है कि द में हलंत है? द में हलंत है, इसका मतलब द इसमें छोटा है। ठीक है, द में हलंत है, इसका मतलब द इसमें छोटा है। ठीक है, अब देखिए हमने पहचाना कैसे, है ना? ये द में ये जो य है वो नीचे है। ठीक है, य में नीचे और द ऊपर है। तो जो नीचे रहता है वही ऊपर वाले को सहारा दे रहा है। ठीक है, जो नीचे है वही ऊपर वाले को सहारा दे रहा है। यहाँ देखिए द और वह है, तो वह इस द को सहारा दे रहा है। यहाँ देखिए इस द में द, भ जो नीचे है, भ ऊपर वाले को सहारा दे रहा है। और सहारा कौन देता है? सहारा वही देता है जो पूर्ण रूप होता है ना। सहारा वही देगा जो पूर्ण होगा। इसका मतलब ये ट्रिक बना लीजिए कि जो नीचे है ना, जिसके पास पावर है वो नीचे रहेगा और अपने ऊपर वाले को सहारा देगा। तो सहारा देने वाला पूरा होगा और सहारा पाने वाला आधा होगा। ठीक है, अब यही देखते हैं द और द, ये मैं यहाँ पे आधा द और प्लस द है इसमें। ठीक है, आधा द और प्लस द है इसमें। ठीक है, आधा द और प्लस द है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये होता है हमारा, से उद्देश्य लिखते हैं ना, उद्देश्य, उद्देश्य। तो उद्देश्य कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उद्देश्य का हम इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यदि मुझे द आधा करके बताना पड़ेगा तब मैं कैसे लिखूंगा? उद्देश्य। ये देखिए, ये इस प्रकार से भी उद्देश्य लिखा जा सकता है। इस प्रकार से भी उद्देश्य लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी प्रूफ हो गया, जो नीचे रहेगा है ना, तो यहाँ एक द नीचे है, एक द ऊपर है, तो नीचे वाला जो द है वही पूर्ण है। ठीक है, ये द और द का हो गया। यहाँ पे आपका द और व कब है? ये आपका द प्लस व, द्व, द्व बोलेंगे ना, द और व, द्व। द और व, क्या कहा हमने? द और व, इसको हम बोलते हैं द्वा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे व पूरा है और द आधा है, व नीचे है, इसका मतलब वो द को सहारा दे रहा है, छोटा वाले द को या फिर आधे द को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द्वारा। वैसे लिखते हैं ना, द्वारा। ये देखिए, वह नीचे है, इसका मतलब वह इसको सहारा दे रहा है और वह बड़ा है, और ये द का संयुक्त रूप है। यदि हम इसी को अगर मानक रूप में न लिखकर सिंपली लिखें तब कैसे लिखेंगे, है ना? ये आधा द, वा और रा, ये इस प्रकार लिखेंगे, द्वारा। ठीक है, अगला हम संयुक्त रूप देखते हैं द का। तो द का अगला संयुक्त रूप होता है द और भा के साथ। ठीक है, अगला इसका संयुक्त रूप है द और भा के साथ। तो ये था द प्लस भा। ठीक है, सॉरी, ये भा पूरा होगा, है ना? ये भा जो है ये पूरा है।
ठीक है। इस द और भा को हम पूरा लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तद्भव। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तद्भव। तद्भव कैसे लिखेंगे, ये देखिए, तद्भव। तद्भव इस प्रकार से। ठीक है, यदि इसी को अगर तोड़ के लिखेंगे तो त द भ व, तद्भव। ठीक है, तो ये द और भ का रूप है। लास्ट हमारा रूप है द और म का, ये जो है ना, ये द है प्लस म है। इसमें म पूरा है, द आधा ही रहेगा। द सभी में आधा है क्योंकि द ऊपर है और जो अन्य अक्षर है वो नीचे है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पद्मिनी। कई बार लिखते हैं ना पद्मिनी, जैसे ये देखिए। ठीक है, यदि हम इसको जोड़ के लिखे जाए तो पद्मिनी कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से, पद्मिनी। ठीक है, ये पद्मिनी लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको तोड़ के लिखें तब कैसे लिखेंगे, प द मिनी, इस प्रकार से। ठीक है, पद्मिनी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, द के संयुक्त रूप में, कि द के हमारे कितने संयुक्त रूप हैं, लगभग 4 संयुक्त रूप हैं। ये हमेशा कहाँ आपको मिलेगा, है ना, ये आपको मिलेगा शुद्ध शुद्ध पहचानने में। ठीक है, और याद रखिएगा जो आधा रहेगा ना वो पहले रहेगा और पूरा वाला बाद में रहेगा। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जैसे तद्भव हमने ऐसे लिख लिया, हो सकता है आपको तद्भव ऐसा लिख के दे दे, ये द ना। अब इसमें पूछेगा कि इसमें शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा, तो ये शुद्ध है। कैसे पहचाने, द आधा था तो आगे कैसे जाएगा, वो पहले आएगा, भा बाद में आएगा क्योंकि ये तद्भव है। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ लिख दिया पद्मिनी ना, हो सकता है ये इस प्रकार पूछे कि पद्मिनी, इस प्रकार से पद्मिनी, है ना। तो ये आपको पता करना है कि ये गलत है कि सही है। तो ये आपको शुद्ध अशुद्ध जानने में भी पता चलेगा, और जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, ये सब में आपका अगर कमांड है तो आप अच्छे से इसको हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात, मेन मुख्य बात यह है कि क्वेश्चन में साफ पूछा जाएगा कि ये द्व, भ और मनी, और ये द और ये इसके साथ, इसमें से द आधा है कि पूरा है, तो इसको आपको आंख मूंद के बताना है, द इसमें आधा है। ठीक है, इसके नीचे जो है वर्ण वो पूरा है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आप नीचे जैसे एक दृश्य में देखिए, भ आपको छोटा दिख रहा है, वह आपको छोटा दिख रहा है, तो आप सीधा वह को आधा मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह नीचे में है, भ नीचे में है, म नीचे में है, यहाँ पे यह नीचे में। इसका मतलब है जो नीचे में है वही सहारा दे रहा है ऊपर वालों को, और सहारा वही देगा जो पूरा होगा। ठीक है, इस प्रकार ट्रिक लगा के ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारा ह का रूप होता है ना। एक और संयुक्त एक और संयुक्त वर्ण देखते हैं, ह का। अभी हमने द का संयुक्त वर्ण देखा, और हम अब यहाँ देखेंगे ह का संयुक्त वर्ण। ठीक है, हम अब यहाँ देखेंगे ह का संयुक्त वर्ण। यहाँ भी ह रहेगा वो आधा ही है। क्या कहा हमने, यहाँ जो ह देख रहे हैं वो भी आधा ही ह है, पूर्ण ह नहीं है। ठीक है, पूर्ण ह नहीं है। यहाँ पे देखिए ह और व दिख रहा है, इसका मतलब ये ह है आधा और ये व पूरा है। ठीक है, ह आधा है और व पूरा है। हम क्या भेल लिखते हैं ना, भेल मछली, तो इस प्रकार ऐसे लिख देते हैं भेल। वास्तविक में भेल कैसे लिखा जाएगा, हवेल है वो, ये है, इस प्रकार है वो। ठीक है, ये हवेल है। ठीक है, ये हवेल है। कई बार उच्चारण में प्रॉब्लम होती है कि ये भेल है कि हवेल है। तो यदि आप सही उच्चारण करना चाहते हो, ह आधा ह बोलेंगे, वे और ल, तो ये वेल है, हवेल है, भेल नहीं है, हवेल है। ठीक है, इसी प्रकार आपके ह के साथ और किसका मिलन है, ये आधा ह प्लस या का मिलन है, आधा अ और या का मिलन है, तो ये हो जाएगा हमारा ह्यूमस। क्या हो जाएगा, ह्यूमस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ह्यूमस। ह्यूमस कैसे लिखते हैं, कई बार हम ह्यूमस इस प्रकार भी लिख देते हैं। ठीक है, ह्यूमस, ये ह्यूमस। ठीक है, इस प्रकार भी हम ह्यूमस लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर ह्यूमस लिखा जाए तब कैसे लिखेगा, ये आधा ह रहेगा, ये यू और म और स। ठीक है, तो यहाँ भी ह आधा रहेगा। याद रखिएगा जो बाद में आएगा, जो नीचे रहेगा वो पूर्ण रहेगा। ठीक है, ये हो गया ह्यूमस। अगला है ह और म का।
ठीक है, ये म है और ये आधा आ है। इसमें हम एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, ब्रह्मा लिखते हैं ना, ब्रह्मा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से भी ब्रह्मा लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा न लिखकर हम ब्रह्मा कैसे लिखते हैं, ये देखिएगा, ब्र और माँ, ये देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है ब्रह्मा। ऐसा ब्रह्मा आजकल बहुत चलन में है, लेकिन ये सही नहीं है। इसी को यदि हम तोड़ के लिखें तब कैसे लिखेंगे, ब्र, ये ह और ये माँ, ये सही है। या तो ये लिखिए या ये लिखिए, इस प्रकार से ब्रह्मा लिखना गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्मा लिखना गलत होगा। नेक्स्ट क्या बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ह और ला का। ये देखिए इस प्रकार कुछ है, तो ये कैसे बना है, ये ह हो गया प्लस ला, यहाँ भी ला पूरा है, हा आधा है। ठीक है, ला आधा है, जिसे हम लिखते हैं आह्लाद, लिखते हैं आह्लाद, आह्लाद। ठीक है, ये हो गया आपका। एक मिनट, इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, आह्लाद, आह्लाद कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, थोड़ा सा मुझे लिखने में इसमें कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, आह्लाद हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आह्लाद कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, ये हो गया आह्लाद। ठीक है, लेकिन हम अगर अलग करके लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे, आ, अ, लाद, ऐसा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ह और न का रूप। ठीक है, ये फाइनल रूप ह और न का। यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारा ह आधा है प्लस न पूरा है। ठीक है, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यदि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे ह आधा है कि न आधा है, तो देखिए जो भी नीचे में दिखेगा, चाहे वो द में दिखे, ह में दिखे, न में दिखे, जो भी हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ व आधा दिख रहा है, व छोटा सा है, यहाँ पे य छोटा है, यहाँ पे म छोटा है, यहाँ पे ल छोटा है और न छोटा है। जो छोटा दिखे वही पूर्ण है और जो बड़ा दिखे वही आधा होगा इसमें। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे और क्या चीज़ है इसमें। अब हमको देखना है र का संयुक्त रूप। ठीक है, र का संयुक्त रूप अभी हमने देखा है द और हा का, अब र का संयुक्त रूप। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है र में, हाँ? इसमें आशीर्वाद है, आशीर्वाद लिखा जाता है, बहुत सारे आपको अशुद्ध शब्द यहीं से आपको मिले जाएंगे। ठीक है, अशुद्ध अशुद्ध शब्द की पहचान आपको यहीं से मिल जाएगा। अब देखते हैं र का संयुक्त रूप। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे र की मात्रा के रूप में। र को हम संयुक्त रूप में लिखेंगे तो संयुक्त में र में नहीं रहता, र को हम मात्रा के रूप में लिखते हैं। तो र का मात्रा दो प्रकार से होता है, पहला है इसका पदेन रूप। पदेन रूप, पदेन रूप क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोष्टक में इस प्रकार से, है ना, किसी वर्ण के नीचे ऐसा लगता है ये कहाँ लगता है, ये देखिए जैसे क्रम में लिखा है, ग्रह में लिखा है और भ में लिखा है। यह मात्रा जिसके साथ उपयोग होती है उसे यह, उसमें यह पूर्ण होता है। इसका मतलब यहाँ पे र पूरा होगा और जो जो इस मात्रा का उपयोग करेगा वो आधा होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है क्रम, तो इसमें यहाँ लिख के बताता हूँ क्रम। क्रम में क्या होगा, क आधा है और र पूरा है, ऐसे ये देखिएगा, ज्यादा मैं ये लिख लूँ, ये भी क्रम ही लिखा है, आधा का और र और मा। ठीक है, क्रम। ठीक है, तो ये भी आधा है, कौन सा, का आधा है और इसमें र पूरा हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब फिर से वही आपको इसमें टेक्निक लगाना है। र देखिए, र की मात्रा नीचे में है, इसका मतलब वो उसे सहारा दे रहा है। ठीक है, र की मात्रा नीचे है मतलब वो सहारा दे रहा है, इसलिए ये र बड़ा हुआ। ग्रह में देखिए, जैसे मैं इसको लिखूंगा ग, र और ह, बोल के देखिए ये ग्रह ही है। ठीक है, तो र वहां पे पूरा होगा और ग आधा होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, है ना, कि इसमें र आधा है कि ग आधा है। याद रखिएगा,
पदेन रूप जो भी होगा ना, इसमें इस प्रकार होगा। और प्रभात में देखिए इसी प्रकार यहाँ प्र है तो इसमें प आधा है ना। अगर प को और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए जैसे प्रभात है तो हम इसको लिख सकते हैं प र भात, प्रभात, है ना। या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, प र भा होता। ये तीनों सही है, उच्चारण के दृष्टिकोण से ये तीनों सही है, लेकिन ठीक है, उच्चारण के दृष्टिकोण से ये तीनों सही है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि र आधा है कि प आधा है, तो जो नीचे है जो सहारा दे रहा है वो आधा होता है। अब क्वेश्चन एक उठता है कि क्या सभी वर्णों के साथ र को हम इसी प्रकार मात्रा में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें ये ऐसा लगाया नहीं जाता, जो खड़ी पाई होती है उसके साथ हम कुछ इस प्रकार की मात्रा लगाते हैं, लेकिन हमारे वर्णमाला में एक गोल टाइप का है ना, नीचे जिसका गोल जिस वर्ण का पेंदा नीचे गोल होगा है ना, उसके साथ हम कुछ इस प्रकार का उपयोग करते हैं, पाई टाइप का, ठीक है। देखिए ये है र का पदे रूप गोलाकार वर्णों में, वैसे वर्ण जिनके नीचे गोलाकार होता है उसमें हम प्रदे रूप में इस प्रकार उपयोग करते हैं, और ये र भी पूर्ण होता है, मतलब र के हमारे दो मात्राएं हो गई, एक इस प्रकार से और ये पाई टाइप का, ठीक है। तो देखिए ये होते से हम ट्रक, ड्रम, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम ये र को हम इस प्रकार लिखते, देखिए हम ऐसे मात्रा ट्र का इसमें नहीं लगाएंगे, र का जब भी मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, क्योंकि ये इसका नीचे जो पेंदा है गोलाकार है, ठीक है। प में हम ऐसे र का मात्रा लगाए थे, लेकिन ड में हम इस पाई के रूप में लगाएंगे, और यहाँ पे भी ये भी र है और ये भी र है और ये पूर्ण र है। क्या कहा हमने, ये जो है वो पूर्ण र है, आधा ना होके ये पूर्ण र है, ठीक है। आधा ना होके ये पूर्ण र है, ठीक है। ये पूर्ण र हो गया। अब लास्ट आता है र का रेफ रूप, ठीक है। र का रेफ रूप, ये जो र होता है वो हमारा होता है, कुछ कुछ वर्ण ऐसा है जिसमें र की मात्राएं होती है, ठीक है, वो आधा होता है और वो होता है र। तो यदि ये देखिए, यदि हमारा ट्रिक बहुत सटीक बैठेगा इसमें, र जब तक नीचे था जब है नहीं, र र का हमने अभी तक दो मात्राएं लगाई, ठीक है। र में अभी तक हमने दो मात्राएं लगाई, कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये लगभग नीचे लगता है सभी वर्णों के, लेकिन एक मात्रा र है जो इस प्रकार ऊपर लगता है, जो ऊपर लगता है वो सहारा लेता है और जो नीचे लगता है वो सहारा देता है। तो जो सहारा देता है वो र बड़ा होगा और जो र सहारा लेगा वो र छोटा होगा। तो देखिए र का रेफ रूफ, क्या कहा हमने, र का ये जो रेफ रूफ है वो इस प्रकार लग रहा है वर्णों के ऊपर, तो वो होगा आधा, ठीक है। वो होगा आधा, वो पूर्ण नहीं होगा। क्या कहा हमने, वो होगा आधा, वो पूर्ण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, ये देखिएगा है ना। जैसे हम यहाँ लिखते हैं कर्म, ठीक है, म में र की मात्रा ऊपर गया, कार्य, यहाँ य में र की मात्रा ऊपर गया, तो ये जो र है वो आधा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब भी लिखेंगे, यदि मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे लिखूं देख लीजिएगा, है ना। क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, तो गलत है, क्योंकि ये जो र की मात्रा है ना, र की जो मात्रा है वो जो है इस म के पहले आएगा, या फिर मैं इसको अगर ऐसा लिखूं कर्म, तब वो एक बार सही है। अब ये मात्रा ऊपर चढ़ा कैसे, ये देखिएगा, ठीक है। मात्रा ऊपर चढ़ा कैसे, अब इसका हिस्ट्री जान लीजिए। अब मैं इस कर्म को पूरा तोड़ के अलग कर रहा हूँ, क, ये आधा का है ना, प्लस अ प्लस र, आधा र, प्लस म, आधा म, प्लस अ, ठीक है। अब मैं इसको वापस जोड़ के लिख रहा हूँ, तब पता चल जाएगा कि हम ये आधा लिखे क्यों है, या फिर इसको कंधे में क्यों बैठा लिए, इस र को इस म के कंधे में क्यों डाल दिए। चलिए, ठीक है। वास्तविक में ये माँ के कंधे में नहीं है, ये इस अ के कंधे में है, ठीक है। अभी आगे और समझाऊंगा कि ये
माँ के कंधे में ना होकर अ के कंधे में क्यों रहता है, या फिर स्वर के कंधे में क्यों रहता है। यदि इन दोनों को जोड़ूं तो ये अ जो इस क को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा क। ठीक है। अब देखिए इस म को पूरा करने के लिए ये आ तो आ गया है ना, इस आधे म को पूर्ण करने के लिए हमारे पास स्वर आ गया अ, लेकिन इस र को पूर्ण करने के लिए हमारे पास और कोई वर्ण नहीं मिल रहा है स्वर। तो क्या किया, अ ने भी इसको अपने कंधे में बैठा लिया। तब ये कैसे लिखा गया, ये म और ये र, इस प्रकार से। ठीक है, ये म और ये र, ये इस प्रकार से इसमें आ गया। अब देखिए आपको मैं बताया था कि ये जो र है ना, जो र की मात्रा है पदेन रूप, वो इस अ या फिर स्वर पर रहता है। अब इसको मैं साबित करके बताऊंगा कि इस पर क्यों होता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं वर्षा। अब देखिए ये जो मात्रा है हमारे इस स के बड़े आ की मात्रा के ऊपर लगा है, न कि यहाँ पे। ठीक है, क्या आप वर्षा ऐसे लिखते हो क्या, ऐसे थोड़ी लिखते हो, सॉरी। अब वर्षा जो है से कंट्रोल जेड फाइनल, ये व, ये श और ये रा, ये देख अब सही बना है ना। तो जो पदेन रूप है कभी भी श पे नहीं रहता, उसके आने वाले मात्रा पे रहता है। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, व प्लस, मैं आ नहीं लिख रहा हूँ ना, ये हो जाएगा हमारे पास ये र आधा है प्लस श आधा प्लस आ। अब देखिए ये जो र की जो मात्रा है इस आ के ऊपर चढ़ जाएगा। यही हमने कहा था कि जो मात्रा होती है वो वह स्वर पर चढ़ती है, और स्वर पर लिखने का वजह ये है कि जो स्वर है वही जो है दूसरे को सहारा दे सकता है। जो म है वो तो यहाँ यहाँ पे जैसे हमने य लिखा था, यहाँ पे श लिखा था, यहाँ पे हमने म लिखा था, ये तो स्वयं आधा रहता है, तो क्या किसी को वो कंधा देगा। जो स्वर है वही उसको कंधा देगा, और जो र का जो मात्रा है उस स्वर के ऊपर ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे और लिखते हैं, जैसे कार्यालय है ना, ये देखिए कार्यालय इस प्रकार लिखा। ठीक है, क्या हमने कभी ऐसे कार्यालय लिखा है ना, ऐसे कार्यालय क्या हमने कभी लिखा है, नहीं होता। ठीक है, ऐसे कार्यालय का उच्चारण नहीं होता। तब हमने क्या सीखा, र के हमने तीन मात्रा सीखे, एक इस प्रकार, दूसरा पाई वाला और तीसरा रेफ वाला। तो ये दोनों पूर्ण होता है, ये पूरा रहा है, ये जो है पूरा है, और ये जो है आधा है। ठीक है, ये जो र है वो आधा है, वास्तविक में र ही है, लेकिन हमारे हिंदी वर्णमाला में र को कुछ स्पेशल दर्जा देकर उसको मात्रा के रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है, र को स्पेशल दर्जा देकर उसको मात्रा के रूप में उपयोग किया गया है। बाकी किसी और वर्ण को हम मात्रा के रूप में उपयोग नहीं करते व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन में बाकी किसी और वर्ण को हम मात्रा के रूप में उपयोग नहीं करते, केवल र है जिसको हम मात्रा के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसका कारण क्या है, र र को करते हैं क्योंकि यह र अलावा ये जो र है हमारे अर्ध स्वर में आता है, इसीलिए इसका उपयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। वैसे तो यर अलावा भी आता है, वैसे ऐसा ट्रिक लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये यर अलावा भी अर्धस्वर कहलाता है, अंतस्थ है। तो ज़्यादा उचित होगा कि ये कहा जाए कि र को कुछ स्पेशल स्थान देकर इसे इनको मात्रा के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।